मित्रों नमस्कार। मैं रोशन हूँ और आज फिर आपका स्वागत है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे और आज की जो सबसे चर्चित खबर है वो है प्रधानमंत्री का एक इमोशनल कार्ड खेलना। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हैं जो उनकी कब्र खोदना चाहते हैं, उनकी जान के दुश्मन है। भारत देश का इतना सशक्त, इतना मजबूत प्रधानमंत्री जिनकी इच्छा से एक पत्ता नहीं हिलता, वो अगर ऐसी बात करें तो एक चौंकाने वाली बात तो है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद एक इतना मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला है। तो कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी का जहाँ नाम आता है वहाँ फिर वो सामान्य तौर पर बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई काम नहीं करते हैं। वो प्रधानमंत्री जिसके चारों तरफ एसपीजी है, जिसके तीनों सेनाएं हैं, वो अगर जान के दुश्मन की बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कब्र खोद रहे हैं, तो ये बड़ा अचंभा है। हाँ, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने खूब आलोचनाएं की, करप्शन को लेके उन्होंने बातें की, और अरविंद केजरीवाल उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा है, ये सब होता रहता है और ये राजनीति बातें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। जैसे राहुल गांधी पर मुकदमा हो गए, 2 साल की सज़ा हो गई। आज आरएसएस वालों ने हरिद्वार में एक और केस दर्ज कर दिया है कि राहुल गांधी ने कभी कहा था कि कौरव हाफ पैंट पहनते थे, तो उस पर भी फिर भी मुकदमा हो गया है। तो ये मुकदमा करना जेल में ठूंसने के लिए, और एक होता है कि आपने बयानबाजी की बात खत्म हो गई। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो उनकी डिग्री का मामला है और हाईकोर्ट ने जो उनका मामला खारिज किया और उल्टा 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है, तो ऐसा लगता है कि जो जो शक है वो और गहरा हो गया। और आम आदमी पार्टी के ही जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया और उसमें प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री है, और उनको ये कहना है कि जो ये एमए की डिग्री है, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है, उसका जो फ़ॉन्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में तैयार किया था। यानी 1992 में वो फ़ॉन्ट तैयार हुआ था, और जो डिग्री है वो 1983 की है। तो ये 83 की है, जब फ़ॉन्ट 92 में आया तो 83 में ये फ़ॉन्ट कहाँ से आ गया, ये उनका सवाल उठाया उन्होंने। तो इस तरह की जो राजनीतिक गहमा गहमी होती है, इसका अपना एक आनंद भी है, उससे लोग पब्लिसिटी भी लेते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, और वहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें मारने के लिए भांति भांति के लोगों को सुपारी दी हुई है, लेकिन भारत के गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा, ओबीसी समेत अन्य भारतीय आज भारत मोदी का कवच बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में उन लोगों ने मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया और अब संकल्प ले लिया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जो नारा है, जो पॉलिटिकल लगा था, उसी को उन्होंने इशू बनाया, और ये पिछली बार भी उन्होंने इस बात को कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी ने यहाँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया, और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य शासनकाल में हो रहे विकास कार्यों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश एवं मध्य प्रदेश में हो रहे विकास प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों का ध्यान एक और बात की तरफ खींचना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो 2014 के बाद से ही यह ठान बैठे हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला है, उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है कि हम मोदी की छवि को धूमिल करेंगे। इसके लिए लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर हैं और कुछ लोग बाहर भी हैं। ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी की छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन भारत के गरीब, मध्य वर्ग, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज
हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है और इसलिए वे लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में उन्होंने मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया और अब ये संकल्प ले लें कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये मोदी का आज ये सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलना, वाकई अब इसका एक लोग इसके भी अर्थ निकालेंगे। मित्रों, कांग्रेस के लीडर, हालांकि पहले भाजपा के सांसद थे, क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू आज 371 दिनों बाद यानी 10 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। पटियाला जेल में बंद थे। उनको 1988 के एक रोड रेज केस में उन पर मुकदमा था। हालांकि पहले छूट गए थे वो, लेकिन दोबारा से इसमें जब जांच हुई तो उनको सजा दी गई थी और 10 महीने की सजा मिली। और पटियाला कारागार से बाहर आते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और संस्थान गुलाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अखबारी मुख्यमंत्री कहा और कानून व्यवस्था तथा ऋण के मुद्दे पर उनकी सरकार की आलोचना की। वर्ष 2088 के एक रोड रेज मौत में 10 महीने की सजा काट कर आए सिद्धू ने दावा किया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब इस देश की ढाल है, इस ढाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय सिखों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि पंजाब में अल्पसंख्यकों का शासन है। जहां भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होते हैं, केंद्र सरकार उनके खिलाफ साजिश रचने लगती है। उन्होंने कहा कि पंजाब को कमज़ोर करके कोई सरकार मजबूत नहीं बन सकती है। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए, फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि भाई, क्योंकि आजकल लोग तुरंत कोर्ट केस कर दे रहे हैं। अब पता नहीं इन पर कोई दोबारा फिर कोर्ट केस कर देगा, फिर जेल की सजा खाएंगे, जेल के चक्कर काटते रहेंगे। मित्रों, याद है आपको कि करीबन 1 जनवरी को दिल्ली के कंझावला में एक लड़की, 20 साल की लड़की थी, उसको एक कार वालों ने कार के नीचे उसको करीबन 20 किलोमीटर तक घसीटा। हालांकि ये किसी के समझ में ये थ्योरी नहीं आ सकती कि कार के नीचे 20 किलोमीटर कोई कैसे खींच सकता है। 2-4 कदम जाके वो इंसान हो या कोई भी हो, वो गिर जाएगा। लेकिन ये थ्योरी है। इस थ्योरी पर आज कंझावला कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों का एक आरोप पत्र दाखिल किया और 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला चलाने का कहा। इसमें अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल हैं। और इसमें जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल हैं, उन्होंने आरोप पत्र पर विचार के लिए 13 अप्रैल की डेट तय की है। तो इसमें बहस होगी, जिरह होगी। और अगर जिरह में पुलिस ये बताने में कामयाब रहेगी इन्होंने हत्या की, तो फिर हत्या का मुकदमा चलेगा, फिर ट्रायल होंगे और फिर सजा का उसमें प्रावधान होगा, अगर उसमें उनको दोषी माना जाता है तो। आज चीन की तरफ से एक इंटरेस्टिंग बयान आया है कि सीमा पर अब आपातकाल नहीं है। और चीन के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि भारत चीन सीमा पर पहले से आपातकालीन नियंत्रण की स्थिति अतीत की बात हो गई है। और कुल मिलाकर फिलहाल यह स्थिति है। भारत और चीन के दूतावास में उप वाणिज्य सचिव चेन जियांगनुन ने शुक्रवार शाम पत्रकारों से कहा कि एशियाई दिग्गज कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों के संपर्क बनाए हुए हैं और सीमा की स्थिति को सामान्य प्रबंध एवं नियंत्रण में बदलने का बढ़ावा दे रहे हैं। ये अच्छी बात है अगर ऐसी स्थिति है तो। लेकिन हमारे जो सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, उन्होंने तो कल स्पष्ट कहा कि वहाँ बहुत ही खतरनाक स्थिति है और वो आमने सामने हैं और वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए। मित्रों, कोविड डरा रहा है, बहुत बुरी तरह से डरा रहा है। कोविड के आज 3000 केस आए हैं और 9 लोग मरे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक है और हम सबको इस पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी को
ये एक और लहर ना आ जाए, इस लहर को रोकने के लिए हमको मास्क का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मास्क पहनने पड़ेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। हिंदू दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना धर्म है। अमेरिका की जॉर्जिया की असेंबली में हिंदू फोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ और वहाँ ये बात कही गई कि हिंदू सबसे पुराना धर्म है और सबसे सहिष्णु धर्म। अगले 3 महीने हो जाइए तैयार भीषण गर्मी झेलने के लिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इससे वहाँ इस दौरान मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी होगी। तो इसलिए आप झुलसने के लिए तैयार हो जाइए और अपना कैसे गर्मी से बचा जाए इसका ध्यान रखें। मित्रों, आज जीएसटी का कलेक्शन आया है वो 1,60,000 करोड़ और ये जो कलेक्शन आया है ये मार्च का है और फरवरी 2022 में 1,68,000 करोड़ हुआ था। तो इसलिए दूसरा मामला है और ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब देश की इकोनॉमी ठीक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, वन विधेयक को लेकर रमेश और भूपेंद्र यादव के बीच ट्विटर युद्ध चल रहा है। सरकार ने एक वन विधेयक अभी संसद में पेश किया था, उसे संयुक्त समिति में डाल दिया है। उस कानून में आदिवासियों को जंगल का हक देने का प्रावधान है। तो जयराम रमेश जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन है, स्टैंडिंग कमेटी के, उनका कहना है कि इस बिल को कमेटी में लाना चाहिए, न कि जेपीसी में डालना चाहिए। और चूँकि वो एनवायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं तो उन्हें पूरा कहानी पता है उस पूरे बिल के बारे में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ उनकी कमेटी में बिल आता तो उसको और स्क्रूटनी बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे। मित्रों, इसके अलावा आज आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में लखनऊ ने 194 रन बनाए हैं और अब दिल्ली ने 117 रन बना दी थी, यानी दिल्ली हारने वाली है। मित्रों, आज सासाराम नालंदा में बम फेंके गए, बड़ी हिंसा हुई और बिहार शरीफ में भी कर्फ्यू लगा है। तो जो अभी 2 दिन पहले कलकत्ता में हुआ था रामनवमी के दिन, उसके बाद देखिए ये जो इलाका है नालंदा का और सासाराम का, बिहार शरीफ का, ये बड़ा खतरनाक। यहाँ जिस तरह लोग बम फेंक रहे थे, जिस तरह से पुलिस वालों को भी उन्होंने भगाया, ये बड़ा खतरनाक है। तो पता नहीं हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस देश में। तो मित्रों, आज चूँकि 1 अप्रैल को नए कानून नियम लागू हो गए हैं इनकम टैक्स को लेके, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम को लेकर। तो न्यू रेजिम में वो लोग आएंगे जो प्रोफेशनल है और ओल्ड रेजिम में वो लोग आएंगे जो होम लोन वगैरह हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। ऑप्ट कर सकते हैं दोनों में से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपके अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।